अद्विक क्लासेस मैनपुरी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 9 से 10 दिन बचे हुए हैं। तो हमने 10 दिनों की एक ऐसी रणनीति बनाई है कि अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई तो भी आप यूपी टेट में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे इन 10 दिनों के अंदर ही। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, डेली एक सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको 10 दिनों में एक सब्जेक्ट के 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो मैं डिटेल एनालिसिस करता हूं अपने वीडियो में 100 क्वेश्चन के अंदर हम 1000 क्वेश्चन आपके तैयार करा देते हैं, ऐसे समझ लीजिए। क्योंकि हम जो बोलते हैं वो एक एक क्वेश्चन बन जाता है। और मैंने खुद यूपी टेट के साथ साथ कई सारे टेट एग्जाम निकाले हैं। जो हमने टोटल एग्जाम्स निकाले हैं वो 11 एग्जाम्स हैं, देख सकते हो। टेट सी टेट में हमारे 120 नंबर हैं और इसके साथ यूपी टेट में भी 116 हैं। और रीड में इसी तरीके से देख सकते हो 127 नंबर हैं। और यहाँ पे देख सकते हो ये यूपी टेट 2019 का जो मैंने फर्स्ट टाइम दिया था 96 हैं। और ये और सी टेट हैं इस तरीके से, ये एमपी टेट भी है। तो ये अपर प्राइमरी का यूपी टेट है जो मैंने 2021 में दिया था, इस तरीके से। तो ये सभी एग्जाम्स मिला लें तो इनकी संख्या 11 होती है। तो हमने ये 11 एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। तो उसी के अनुभव पे, उसी के एक्सपीरियंस पे मैं आपको टेट पढ़ा रहा हूँ। और देखो अभी तक आप 4 से 5 महीने से पढ़ाई कर रहे हो, बिल्कुल भी श्योर नहीं हो, कोई बात नहीं दोस्तों। आप ये आखिरी के 10 दिन हमें दे दो, और वो भी हम पूरे 10 दिन नहीं मांगते। दिन का हमें सिर्फ 3 से 4 घंटा अगर हमें दे दिया तो आपका यूपी टेट सिर्फ 10 दिनों में हम ही निकलवा देंगे। क्योंकि मुझे पता है कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं। कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ने का तरीका नहीं पता, नहीं तो यूपी टेट जैसा एग्जाम 10 से 15 दिनों में पढ़ के निकाला जा सकता है। क्योंकि हमें पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करना है दोस्तों एंड टाइम पे, हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं जिनसे हर बार क्वेश्चन आता है। तो उसी तरीके से हम 10 दिन में अगर डेली 7 से 8 टॉपिक कंप्लीट करेंगे तो 70-80 टॉपिक हो जाएंगे, जहां से हमारे बड़े आराम से 100 नंबर प्लस हो जाएंगे। तो चलो हम आज सीडीपी की ये क्लास लेकर आए हैं। बहुत से लोगों को सीडीपी समझ में नहीं आता है। ये क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करेंगे तो सीडीपी उनको ऐसे समझ लो आधे से ज्यादा आज ही समझ में आ जाएगा। तो अब हम ज़्यादा समय नहीं लेते क्योंकि आपका एक एक सेकंड बहुत बहुमूल्य है, बहुत कीमती है। हम समझते हैं एग्जाम का एंड टाइम है, आप पे बहुत प्रेशर है। चलिए हम अपनी इस स्टडी को शुरू करते हैं। और उससे पहले यही कहना चाहूँगा कि वीडियो शुरू तो कर लिया, जब तक आप ये 100 क्वेश्चन ये खत्म करोगे तब तक आप उस लेवल पे होगे कि आपको खुद लगने लगेगा कि हाँ मैं यूपी टेट निकाल सकता हूँ। क्योंकि सीडीपी में कौन से 4 सब्जेक्ट कराऊंगा, देखो सीडीपी, हिंदी, ईवीएस और संस्कृत कराऊंगा। इंग्लिश नहीं करा पाऊंगा क्योंकि इंग्लिश मैंने जो 11 बार टेट क्वालिफाई किया, हर बार संस्कृत ही लिया, तो संस्कृत का एक्सपीरियंस है। बाकी मैथ्स के लिए हम क्या करेंगे, आपका पीवाईक्यू करा देंगे प्रीवियस ईयर, बस इससे ज्यादा नहीं करा पाएंगे। क्योंकि मैथ्स बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, फिर कहीं ना कहीं हम आपको इन सब चीजों में वो क्वालिटी कंटेंट नहीं दे पाएंगे अगर हम मैथ को लपेटने की कोशिश करेंगे। तो सीडीपी, हिंदी, ईवीएस और संस्कृत, इन चारों क्लासेस के लिए बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, कोई इसमें टेंशन है ही नहीं। अगर हम डेली 100 क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे पेपर के दिन तक। जबकि हम ये 2 तारीख तक जोड़ रहे हैं, अगर आपका पेपर 3 तारीख को है, 4 तारीख को, तो 2 दिन और मिल जाएंगे, फिर तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए हम शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बिल्कुल आपके ये यूपी टेट स्पेशल क्वेश्चन है, ऐसा मत समझिए सी टेट वगैरह या फिर और दूसरे टेट के, नहीं, ये यूपी टेट स्पेशल क्वेश्चन है। और यूपी टेट की प्रकृति, नेचर ऐसा है, वो अपने क्वेश्चंस को रिपीट भी करता है। इसलिए मैं आपको इन्हीं क्वेश्चन में पीवाईक्यू भी कराऊंगा सभी। तो पीवाईक्यू भी हो जाएंगे आपके 1000 क्वेश्चन में 300 तो आपके पीवाईक्यू रहने वाले हैं, बाकी 700 उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना किसने की, तो प्रथम मनोवैज्ञानिक जो प्रयोगशाला थी वो विलियम वुंट ने बनाई थी। देखो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन को करना जरूरी, क्योंकि कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ जाता। 1879 ईस्वी में जर्मनी के लिपजिंग शहर में, कहा, जर्मनी के लिपजिंग शहर में विलियम वुंट ने मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला बनाई। किसने, विलियम वुंट ने। अब पहली प्रयोगशाला बना ली, इसीलिए विलियम वुंट को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष क्या है, तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति 1900 ईस्वी में हुई। वैसे मैं बता देता हूँ 1800 करीब, ये 89 के आसपास की बात है, जब स्टैनले हॉल ने शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति की बात कही थी। लेकिन 1900 ईस्वी में थॉर्नडाइक महोदय ने, कहाँ पे, थॉर्नडाइक महोदय ने अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में इसकी नींव रखी, कोलंबिया विश्वविद्यालय में। ठीक, तो तभी से शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 से। तो जो इसका एकदम 100% ट्रस्टेड आंसर है 1900 ईस्वी। और किसके प्रयास से, थॉर्नडाइक के प्रयास से। थॉर्नडाइक कहाँ के रहने वाले थे, अमेरिका के रहने वाले थे। और थॉर्नडाइक को क्या कहा जाता, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता। क्यों, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति इन्हीं के द्वारा की गई थी। और इसके अलावा थॉर्नडाइक महोदय को पशु मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता।
और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पे किया था? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पे किया था। और थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम क्या है? बहुत सारे नाम है, एक ही सिद्धांत है। क्या क्या नाम है मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको याद रहेगा, लिख देता हूँ। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत। ये एक ही सिद्धांत के नाम है, फिर कई लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं। अधिगम का बंध सिद्धांत, क्या? अधिगम का बंध सिद्धांत। आवृत्ति का सिद्धांत, इसी को बोलते हैं आवृत्ति का सिद्धांत। संयोजनवाद, अधिगम का बंध सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि, प्रयत्न एवं भूल, और एसआर थ्योरी इसी को बोलते हैं। और इसी को उद्दीपक अनुक्रिया बोलते हैं, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत। और स्टिमुलस रिस्पांस थ्योरी भी इसी को बोलते हैं, क्योंकि एस का फुल फॉर्म स्टिमुलस हो जाएगा, आर का फुल फॉर्म रिस्पांस हो जाएगा। इसके अलावा थॉर्नडाइक महोदय ने बालू के ढेर का सिद्धांत दिया था। बुद्धि को उन्होंने बहुतत्व अथवा बहुखंड संबंधित बुद्धि बताई। इसके अलावा मूर्त बुद्धि इन्होंने ही बताई, अमूर्त बुद्धि बताई, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि, 3 तरीके की बुद्धि उन्होंने बताई, मूर्त, अमूर्त, सामाजिक बुद्धि। बस थॉर्नडाइक से यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, पूरा एक्सप्लेन हो गया थॉर्नडाइक का। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति कैसी है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति विद्यात्मक विज्ञान है। कैसी? विद्यात्मक, मतलब जो शिक्षा मनोविज्ञान है ये कला भी है और विज्ञान भी है। कला और विज्ञान ये दोनों चीजों का मिश्रण है, ठीक है। जो शिक्षक है वो अपने कौशलों से, कला से किस तरीके से प्रभावी शिक्षण कार्य करना, उसमें कला का यूज होता है। बाकी मनोविज्ञान जो है ये विज्ञान होता है, ठीक। तो शिक्षा मनोविज्ञान आएगा तो विद्यात्मक विज्ञान है, और अगर अकेला मनोविज्ञान पूछा जाए तो वो विज्ञान है। हम करके सीखते हैं, ये कौन कहता है? ये डॉक्टर मेस कहते हैं, ठीक है। हम करके सीखते हैं, ये तो बहुत बढ़िया सिद्धांत है। सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा और गति, यहाँ से ये क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ, चलो छोड़ देते हैं इसको, पूरा नहीं लगेगा। ये सीखने के वक्र जो होते हैं उनकी ये डेफिनेशन थी और किसी महोदय की होगी, बाकी पूरी डेफिनेशन नहीं लगी है, इसलिए एक छोड़ देते हैं। वृद्धि और विकास में मुख्य अंतर क्या है? यूपी टेट यहाँ से क्वेश्चन पूछता है वृद्धि और विकास से हर बार, सी टेट में भी आता है। वृद्धि मात्रात्मक है, वृद्धि क्या होती है? मात्रात्मक होती है, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। तो हम थोड़ा सा वृद्धि और विकास पे चर्चा करते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, हर बार बनेगा, कन्फर्म है। यहाँ से वृद्धि को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रोथ बोलते हैं, GROWTH, ठीक। और विकास को हम क्या बोलते हैं? ये 100 क्वेश्चन भले ही हैं, लेकिन 1000 क्वेश्चन तैयार होंगे कम से कम आपके यहाँ से। डेवलपमेंट बोलते हैं विकास को, क्या? डेवलपमेंट। वृद्धि क्या है? वृद्धि मात्रात्मक होती है। पहले वृद्धि है क्या मैं बता देता हूँ। वृद्धि हमारे शरीर में जो परिवर्तन होता है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन में, ये होता है वृद्धि। जबकि विकास क्या होता है? विकास कंप्लीट होता है, मतलब शरीर में परिवर्तन हो रहा वो तो है ही, उसके साथ साथ हमारे दिमाग में परिवर्तन हो रहा है, जो मानसिक विकास हो रहा वो, और संज्ञानात्मक विकास, मानसिक विकास को ही बोलते हैं। इसके अलावा विकास के अंतर्गत आपका आ जाएगा सामाजिक विकास, जो सोशल डेवलपमेंट है। इसके अलावा संवेगात्मक विकास, जो आपका मतलब संवेगात्मक विकास भी होता है। विकास के 4 आयाम होते हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक, ये 4 आयाम होते हैं विकास के, मानव विकास के। तो विकास के अंतर्गत ये सभी चीजें आ जाएंगी, जबकि वृद्धि के अंतर्गत सिर्फ शरीर की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वजन, भार में परिवर्तन आता है, ऐसे समझ लीजिए। तो ये मात्रात्मक होती है। मात्रात्मक क्यों? क्योंकि इसे हम माप सकते हैं, तौल सकते हैं। लंबाई कितनी हो गई ये मापा जा सकता है, वजन कितना हो गया तौला जा सकता है। जबकि इसे देखते हैं, वृद्धि का स्वरूप बाह्य होता है, शरीर के बाहर दिखाई देती है, लेकिन विकास कैसा होता है? आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। वृद्धि रुक जाती है, एक निश्चित समय बाद रुक जाती है, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है, मृत्यु पर्यंत चलता रहता है, ठीक है। इसी तरीके से वृद्धि और विकास में अंतर होता है। तो यहाँ पे देख लो, वृद्धि मात्रात्मक है, हम वृद्धि को माप सकते हैं, जबकि विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है। विकास को हम माप सकते हैं, क्यों? क्योंकि वृद्धि विकास के अंतर्गत सम्मिलित होती है, तो हम माप लेंगे। और गुणात्मक विकास गुणात्मक भी होता है। आगे देखते हैं, बाल विकास का अध्ययन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो बाल विकास का जो अध्ययन है ये जन्म से किशोरावस्था तक होने वाले परिवर्तनों से संबंधित है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। बाल विकास का अध्ययन किससे संबंधित है? जन्म से लेकर किशोरावस्था तक संबंधित है। किशोरावस्था तक जो परिवर्तन होते हैं उससे संबंधित होता है। बाकी आप लोगों को मैं एक चीज और बता देता हूँ, अगर आपको यूपी टेट के नोट्स चाहिए, इस तरीके की ये फाइल्स चाहिए, ये सभी फाइल्स ये इस तरफ रखी हुई हैं, ये सब फाइल बनी हुई रखी हैं बड़े बड़े इस तरीके से ऐसी, तो ये सारी फाइल चाहिए तो सिर्फ 200 रुपये में आपके लिए उपलब्ध है। देखिए ये सारी फाइल रखी हैं और फाइल बनने वाली है, डेली 3 से 4 फाइल बन रही है। इस तरीके से हम कह सकते हैं 60-70 फाइल आपको मिल सकती हैं और इनकी संख्या 100 तक भी पहुंच सकती है। तो ये जो चार्ट है ये सब आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा यूपी टेट के ये कंप्लीट नोट्स भी हैं, तो ये सिर्फ 200 रुपये में आपको मिल जाएंगे। बता देते हैं जिन लोगों को चाहिए 80 77 33 59 92 इस नंबर पर मैसेज कर देना। तो ये सभी बड़े बड़े चार्ट देख सकते हो, ये सब कंप्लीट रखते हैं और रोज बनते भी हैं, रोज बन रहे हैं, 4 से 5 चार्ट रोज बन रहे हैं। तो
कई सारे चार्ट आपको मिल जाएंगे। इससे बाहर आपका यूपीटेट जाने वाला नहीं है, क्योंकि यूपीटेट वही चीज़ें रिपीट करता रहता है, कोई नए क्वेश्चन तो बनाता नहीं है। तो आप ये ले सकते हो सिर्फ 200 रुपये में, क्योंकि अभी तक आपने यूपीटेट की तैयारी के दौरान हज़ारों रुपये खर्च कर दिए होंगे, महंगी महंगी किताबें कोर्स लिए होंगे, लेकिन ये 200 रुपये की जो ये वैल्यू है, ये ऐसे समझ लो इसके बराबर कोई आपको प्रोवाइड नहीं करा पाया होगा कंटेंट। ये सभी कंप्लीट नोट्स वगैरह रखे हैं, ये सब आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अब हम। विकास की प्रक्रिया सामान्यतः कैसी होती है? तो विकास जो होता है दोस्तों वो निरंतर चलता रहता है, विकास कभी भी रुकता नहीं है। विकास से हर बार यूपीटेट में 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? निरंतर चलती रहती है, कभी रुकती नहीं है। लेकिन विकास ऐसा तो है, कभी कम हो कभी ज्यादा हो, मतलब गति जो है वो कम ज्यादा तो होती है, लेकिन रुकती बिल्कुल नहीं। और विकास जो है ये क्रमिक होता है, मतलब क्रम सीक्वेंस वाइज चलता है, इतना याद कर लो आप। विकास का सिद्धांत क्या है? सिर से पैर की ओर, ये सिद्धांत क्या कहलाता? तो विकास के कुछ सिद्धांत होते हैं, जैसे एक होता है सिर से पैर की ओर, इसे सिरोपादोन्मुखी बोलते हैं, सिरोपादोन्मुखी, ठीक है, सिरोपादोन्मुखी। इसे इंग्लिश में सिफेलोकॉडल बोलते हैं। सिफेलोकॉडल की मीनिंग ये होती है CPHALOCAUDAL, ठीक है, सिफेलोकॉडल बोलते हैं। सिरोपादोन्मुखी विकास का सिद्धांत ये कहता है, एक क्वेश्चन यहाँ से अभी आ जाएगा, सिरोपादोन्मुखी, और यहाँ से एक निकट दूर दिशा विकास, यहीं से हर बार आता। तो ये कहता है विकास जो है सिर से पैर की ओर चलता। कहाँ से? सिर से पैर की ओर, मतलब पहले सिर का डेवलपमेंट होगा, फिर धड़ का, फिर कमर का, इस तरीके से पैर की ओर चलता। ये सेफेलोकॉडल विकास है। एक प्रोमॉक्सीडेस्टल होता, प्रोमॉक्सीडेस्टल, ये होता निकट दूर दिशा विकास, निकट दूर दिशा विकास। ये क्या कहता? ये सिद्धांत कहता जो विकास होता है ये केंद्रीय भागों से दूर की ओर होता है, दूर की ओर। मतलब पहले हमारे, मतलब ये जो एक बच्चा है, मान लेते हैं ये एक बच्चा है, ठीक है, तो पहले इसका यहाँ पे ये धड़ वगैरह ये बनेगा, रीढ़ और जो छाती वगैरह, फिर हाथ वगैरह बनेंगे, ये दूर दूर का विकास, इधर पैर, फिर पैर बनेंगे, फिर सबसे लास्ट में ये हाथों की उंगलियां वगैरह बनेंगे। ये कहता है ये निकट दूर दिशा विकास है। देखो निकट मतलब पास, दूर पास से दूर की ओर, इसे प्रोमॉक्सीडेस्टल बोलते हैं। यहीं से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। मुझे पता है कि यही चीजें आती हैं, बाकी आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, ये चीजें रिपीट होती हैं, भरोसा रखिए। बहुत ज्यादा पढ़ने की कोशिश करोगे तो एंड टाइम में कुछ भी नहीं हासिल होगा। और सिलेक्टेड आप पढ़ोगे, ये 1000 क्वेश्चन कर लोगे ना, इसमें 300 PYQ रहने वाले हैं, 700 और उन्हीं से रिलेटेड रहने वाले हैं, तो 1000 क्वेश्चन में आपका हो जाएगा। बाकी हम नोट्स दे देंगे, तो सिर्फ आप ऐसे समझ लो 10 दिन में हो जाएगा। तो ये विकास का सिर से पैर सिफेलोकॉडल बोलते हैं, सिफेलोकॉडल, इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सिरोपादोन्मुखी, सिरोपादोन्मुखी, पादोन्मुखी, शीर्षस्थ भी बोलते हैं। चलो, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बालक की अवस्था क्या होती है? तो मूर्त, ठोस, संक्रियात्मक होती है। पियाजे का क्वेश्चन आता है, मैं बता दूं, पियाजे ने विकास की 4 अवस्थाएं बताई। इनका जो सिद्धांत है वो है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। इसी को विकासात्मक विकास का सिद्धांत भी बोलते हैं। क्या? विकासात्मक विकास का सिद्धांत। इन्होंने 4 जो अवस्थाएं बताई, पहली है संवेदीगामक, याद कर लो, संवेदीगामक, और दूसरी है, एक मिनट लाइट चली गई है दोस्तों, चलो अब हम देखते हैं, थोड़ी सी लाइट आ जाए फिर बनाते हैं। तो दोस्तों पहली जो अवस्था होती है वो संवेदीगामक होती है, दूसरी होती है पूर्व संक्रियात्मक, तीसरी होती है मूर्त संक्रियात्मक, और चौथी होती है अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, अमूर्त संक्रियात्मक। तो संवेदीगामक जन्म से 2 वर्ष की होती है, पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष की होती है, और मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष की होती है, अमूर्त संक्रियात्मक 11 से 15 वर्ष की होती है। ये 4 अवस्थाएं बताई हैं, इनको याद कर लो। बाकी इन अवस्थाओं के अंदर क्या बताया वो हम जब थ्योरी क्लास लेंगे, जब CDP की, उसमें आपको अंदर बताएंगे। तो आप देख रहे हो कि कितना टू द पॉइंट पढ़ा रहे हैं और कितने जल्दी से आपका सिलेबस कवर हो रहा है। 10 दिनों में बहुत अच्छे से हो जाएगा, इस तरीके से पढ़ेंगे। बाकी और टीचर टाइम ज़्यादा व्यर्थ करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी सीन नहीं है टाइम व्यर्थ करने का, बिल्कुल टू द पॉइंट स्टडी चल रही है। तो आप सब लोग अगर 10 दिन दे देते हैं तो ऐसे समझ लो बहुत अच्छे नंबर बड़े आराम से आ जाएंगे, यही चीज़ें आती हैं। तो टू द पॉइंट स्टडी हो रही है, इसलिए आप लोग वीडियो में बिल्कुल बने रहिए एंड तक। तो देख सकते हो पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के बालकों की अवस्था कौन सी है? 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, इसे ठोस संक्रियात्मक भी बोलते हैं। ठीक है, स्किनर का सिद्धांत क्या है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, इसी को सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी बोलते हैं, स्किनर के सिद्धांत को। ठीक है, इन्होंने चूहे और कबूतरों पर अपना प्रयोग किया। इन्होंने जो थ्योरी दी थी स्किनर ने, ये आपकी दी थी, देखो SR थ्योरी तो आपकी थॉर्नडाइक की है, और स्किनर की क्या RS थ्योरी है, उनका उल्टा कर दो, SR थॉर्नडाइक जबकि RS स्किनर। थोड़ा सा बता देते हैं 1 मिनट में। स्किनर ने क्या किया था? अपना प्रयोग किया चूहों पर। तो एक बॉक्स के अंदर चूहे को बंद कर दिया और उसमें एक जगह ऐसी छोड़ी जहां पे अगर चूहा पैर रखता था तो उसे प्लेट में खाना मिल जाता था।
तो भूखा चूहा घूमता रहा और एक बार धोखे से उसका पैर लीवर पे पड़ा तो उसकी प्लेट में खाना आ गया। इसी तरीके से जब वो थोड़े थोड़े दिन में धीरे धीरे सीखता गया, फिर जब एक टाइम ऐसा आया कि चूहे को भूख लगती, वो प्लेट पे वो उसे कुंडी को दबाता और उसका खाना आ जाता, मतलब सिटकनी को दबाता और उसका खाना आ जाता। तो इस तरीके से स्किनर ने बताया कि हमें उद्दीपक का नजर आना जरूरी नहीं है, हमें बस क्रिया करते रहना चाहिए, बाद में उद्दीपक मिल जाता है। ये स्किनर का कहना था, ठीक है। तो इतनी जल्दी हमने बता दिया, आगे देखते हैं। जेड पीढ़ी की अवधारणा किसने दी? ये लेव वाइगोत्स्की ने दी। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञा, ऐसा देखो जेड पीढ़ी बोले तो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता, तो जेड पीढ़ी का मतलब होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत वाइगोत्स्की का था। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये कहता कि बच्चा यहाँ तक तो खुद सीख सकता है, मतलब यहाँ तक तो बच्चा खुद सीख सकता है, लेकिन अगर उसको हम थोड़ा सा सहयोग दे दें तो बच्चा इतना ज्यादा सीख सकता है। तो ये जो इतना एरिया बचता है, यही जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। चलो आगे बताएंगे। जेड पीढ़ी के बारे में किसने दिया? वाइगोत्स्की ने। करके सीखना किस प्रकार का अधगम से जुड़ा है? तो दोस्तों करके सीखना ये गतिविधि आधारित अधगम होता, और करके सीखना ये ऐसे समझ लो सीखने का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। जब बच्चा खुद करके सीखते हैं तो इससे उनका सीखना जो होता है वो स्थायी होता है, और सीखने की प्रक्रिया बहुत ही अच्छी तरीके से संपन्न होती है। सबसे ज्यादा बढ़िया चीज जो है वो यही है कि करके सीखना। बच्चे को अगर पढ़ा रहे हो आप तो उसको ऐसे मौके दो कि बच्चा खुद से सीखे करके। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो दोस्तों डिसलेक्सिया पढ़ने की कठिनाई से संबंधित है। एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है आपका, 1 मिनट के अंदर हम करा देते हैं एक क्वेश्चन। कैसे? एक होता है आपका डिसलेक्सिया, अभी डिसलेक्सिया, एक होता है आपका डिसग्राफिया। आता है एक क्वेश्चन ये हर बार, सीटेट में तो दो आ जाते हैं, डिसलेक्सिया डिसग्राफिया। एक होता है डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया। एक होता है आपका डिसथीमिया, एक होता है डिसमोर्फिया। इतने कर लो आप 5 बस। तो आपका डिसलेक्सिया क्या होता? ये पढ़ने की कठिनाई से संबंधित है, पढ़ नहीं पाता बच्चा। और डिसग्राफिया में क्या होता? बच्चा लिख नहीं पाता, इसमें लिखने की कठिनाई से संबंधित है डिसग्राफिया। डिसकैलकुलिया में क्या होता? बच्चा गणितीय संबंधी कठिनाइयों का अध्ययन, गणितीय संबंधी कठिनाइयों को फेस करता है। मतलब बच्चा जोड़ घटाव गुणा भाग, मतलब दिमागी रूप से संक्रियाओं के ऊपर जो संख्याएं होती हैं उन पर संक्रिया नहीं कर पाता है डिसकैलकुलिया में। और ये लग भी रहा होगा कैलकुलिया मतलब कैलकुलेटर। और डिसग्राफिया में लिखने संबंधी, ग्राफ आ रहा है, ग्राफ पे लिखते हैं हम लोग तो लिखने संबंधी है। डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी है। डिसथीमिया डिसमोर्फिया, डिसथीमिया जो है ये तनाव से संबंधित होती है, तनाव से संबंधित डिसथीमिया। और डिसमोर्फिया क्या होती है? इसमें भ्रम की स्थिति हो जाती है, बच्चों को भ्रम हो जाता है। ये 5 के लिए 1 नंबर कंफर्म हो गया। जब आप पेपर देके आओगे तो आप खुद बताओगे हाँ सर यही चीजें आई जो आपने 1000 क्वेश्चन कराए, यही रिपीट हो गई। थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम क्या बताता है? बार बार अभ्यास करने से सीखना जो है ये मजबूत होता है। और ये देखो थॉर्नडाइक ने 3 मुख्य नियम दिए, 5 गौड़ नियम दिए। तो 3 जो मुख्य नियम है, एक है तत्परता का नियम, एक है अभ्यास का नियम, एक है प्रभाव का नियम। ये 3 नियम है मुख्य नियम। बाकी मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, बहुअनिक क्रिया, सहचर, ये उनके 5 उनके गॉड नियम है, इनके बारे में ज्यादा बात नहीं की जाती है। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये 3 मुख्य नियम है। इनके अंदर क्या होता है वो भी हम बता देते हैं, क्योंकि ये हमारी मैराथन क्लास है तो इसमें हम आपको सब कुछ पढ़ाते हुए चलेंगे और 1 घंटे के अंदर अंदर खत्म कर देंगे, ऐसे समझ लीजिए। तत्परता, बालक अगर सीखने के लिए तत्पर होगा तो बच्चा सीख जाएगा, मतलब अंदर से रुचि होगी, अंदर से एकदम उसे ऐसा लग रहा होगा कि हम सीखना चाहते हैं तो बच्चा सीख जाएगा, यही तत्परता का नियम है। अभ्यास का नियम क्या है? अगर बालक बार बार अभ्यास करेगा तो सीख जाएगा, और अगर किसी भी चीज को अभ्यास करेगा तो सीखेगा, अगर उसका अभ्यास नहीं करेगा तो नहीं सीख पाएगा। इसे ही उपयोग अथवा अनुपयोग का नियम भी कहते हैं। अगर जैसे कोई चीज है उसका बार बार उपयोग करेगा तो वो चीज स्थायी रहेगी, और अगर आप बच्चा छोड़ देगा तो वो अनुपयोगी हो जाएगी है। और इसी का प्रभाव का नियम जो है, प्रभाव का नियम ये कहता कि अगर बालक को संतोष प्राप्त होगा, कोई क्रिया करी संतोष प्राप्त होगा तो उसे दोहराएगा, और असंतोष प्राप्त होगा तो उसे नहीं दोहराएगा। जैसे बालक ने कुछ पढ़ के दिखाया और आपने कहा कि हाँ बेटा बहुत अच्छा पढ़ा, उसको आपने पुनर्बलन दिया, प्रशंसा करी, चाहे भले ही उसने थोड़ा बहुत गलतियां की हों लेकिन आपने पुनर्बलन किया, प्रशंसा करी, उसको मतलब कार्य करने के लिए प्रेरित किया तो संतोष मिलेगा, फिर वो ये क्रियाएं दोबारा दोहराएगा। वहीं पर अगर आपने डांट दिया, चपट दिया, उस पर उसकी डांट लगा दी, पिटाई कर दी, तो बालक उस क्रिया को दोहराने से बचेगा। यही असंतोष का, ये प्रभाव के नियम के अंतर्गत आता है। संतोष असंतोष अभ्यास के नियम के अंतर्गत उपयोग और अनुपयोग। बाकी तत्परता तो मैंने बताई दी, जितना बच्चा सीखने के लिए तत्पर होगा उतनी जल्दी सीख जाएगा। तो अब आप खुद ही देख पा रहे होंगे कितने
आपको 1-1 मिनट के अंदर 10-10, 15-15 क्वेश्चन तैयार हो रहे। इस हिसाब से ऐसे अगर पढ़ाई करोगे तो 10 दिन में भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर लोगे। आगे हम बढ़ते हैं। क्या डिसलेक्सिया बारे में पूरा बता दिया, जो आपके अधिगम अक्षमता हैं, थोर्नडाइक, ये तीनों बता दिए। अब समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर देना। तो अब हम समावेशी शिक्षा भी आपको बता देते हैं। कुछ बच्चे होते हैं विशिष्ट बच्चे, मतलब अगर मान लेते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से अपंग हैं या दिव्यांग हैं, जैसे उन्हें शारीरिक या मानसिक रूप से नॉर्मल नहीं है। जैसे कोई बच्चा मान लो बहरा है, ठीक है, या कोई बच्चा दृष्टिबाधित है, मतलब उसे उतना अच्छा दिखाई नहीं देता या बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, ठीक है, या किसी बच्चे में कोई विकार है, जैसे कुछ भी विकार, कोई भी बीमारी है, तो इन सभी बच्चों को हम जो सामान्य बच्चे जहां पढ़ रहे हैं उन्हीं के साथ में पढ़ाएंगे। यही है समावेशी शिक्षा। बस समझ में आ गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा। वो यही है कि अगर कोई बच्चा अलग है, कोई रोग है या किसी भी तरीके से अलग है, मतलब किसी भी तरीके से, तो उस बच्चे को हम सामान्य बच्चे के साथ बैठा के शिक्षा देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, उसको अलग शिक्षा दें। अलग शिक्षा देंगे तो वो अपने आप में दोस्तों हीन भावना का शिकार हो जाएगा। वो कहेगा मुझ में ये कमी है, तो ऐसे तो हम उन बच्चों को समान बच्चों से साथ शिक्षा देंगे। बस यही क्या है समावेशी शिक्षा। तो देखते हैं समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है? सभी बच्चों को समान अवसर देना, एक ही जगह पर बैठा के समान रूप से पढ़ने के लिए प्रेरित करना है, यही समावेशी शिक्षा। तो इस वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन हमने लिए, ये देख सकते हो, ये पूरे 100 क्वेश्चन है। तो यहाँ तक हम आपका कंफर्म करेंगे। बाकी ये सारी स्लाइड, सारी चार्ट आपको मिल जाएंगी, मैंने नंबर बता ही दिया है। और इसके साथ ये भी बता देते हैं, ये जो नंबर है 80 77 33 59 92, अगर आपको कोई भी समस्या आ रही है पढ़ने में तो भी आप हमसे बेझिझक संपर्क कर सकते हो व्हाट्सएप पे। चलो अब देखते हैं आगे। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि का सूत्र है MA/CA × 100। ये भी हम आपको बता देते हैं, हो सकता है आप ना जानते हो। बुद्धि लब्धि बराबर, जल्दी में लिखने की वजह से गलतियां हो जाती हैं क्योंकि हम चाहते हैं आपका टाइम खराब ना हो, इसलिए बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, ठीक है, मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, वास्तविक आयु × 100, ये है बुद्धि लब्धि का सूत्र। अब ये आपको कैसे आ सकता है? IQ इक्वल मानसिक आयु में अपॉन वास्तविक आयु CA × 100, ऐसे भी आ सकता, तो आप ये कर देना। ऐसे भी आ सकता IQ बराबर MA/CA × 100, ऐसे भी आ सकता, तो आप ये कर देना। यहाँ से बुद्धि लब्धि बालक की निकाल ली जाती है। बुद्धि लब्धि के बारे में बताएं, 140 से अधिक होती है तो बालक प्रतिभाशाली होता, ठीक है, और 90 से 110 होती है तो बच्चा सामान्य होता, औसत होता। बस इतना याद करो, ज्यादा नहीं। MA/CA × 100। पावलाव का सिद्धांत क्या है? पावलाव के सिद्धांत का नाम अनुकूलित अनुक्रिया या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत है। पावलाव ने अपना प्रयोग किस पे किया था? बताओ बताओ। कुत्ते पर उन्होंने अपना प्रयोग किया था। 1904 में उन्हें नोबेल भी मिला था। लार ग्रंथि एकत्रित करी थी, घंटी बजाई थी, वो पावलाव का प्रयोग था। एक शिक्षक बच्चों की त्रुटियों को किस प्रकार देखेगा? तो बच्चे की जो त्रुटियां होती हैं, बच्चा जो कुछ गलतियां करता है, ये सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक भाग होता है। स्वाभाविक भाग। बच्चा जब तक गलतियां नहीं करेगा तब तक कैसे सीखेगा? आप ये बताओ। आपने साइकिल चलानी सीखी है, मान लो शुरू में आपसे गिरी है साइकिल या नहीं गिरी? अगर ऐसा तो है नहीं किसी कोई पहली बार साइकिल पे बैठा और पहली बार में ही चला दी, नहीं, गिरी है। कई बार बच्चे जो सीखते हैं नीचे पैडल की तरफ देखते हैं, जबकि बोलते हैं उनसे हैंडल देखो, आगे देखो, नहीं, नीचे जो पैडल चल रहे होते हैं उनकी तरफ देखते हैं। आपने भी ऐसा किया होगा। तो जो गलतियां कर करके ही तो हम लोग सीख रहे हैं। तो एक शिक्षक बच्चों की त्रुटियों को कैसे देखेगा? जो सीखने की प्रक्रिया उसका स्वाभाविक भाग है, बस और कुछ नहीं। बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया था? बहुबुद्धि सिद्धांत रॉबर्ट गार्डनर ने दिया था। इन्होंने बुद्धि के कई सारे प्रकार बताए, वो हम आपको थ्योरी क्लास में कंप्लीट करा देंगे। दंड और पुरस्कार पर आधारित नैतिकता ये किस तरीके से जुड़ी होती है? तो कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया उसकी उन्होंने अवस्थाएं बताई हैं। तो जो दंड और पुरस्कार होती है, जैसे अच्छा लड़का अच्छी लड़की वाली भावना, तो ये सब चीजें कोहलबर्ग के नैतिक विकास से ही संबंधित हैं। तो कोहलबर्ग की जो प्रारंभिक अवस्था होती है वहां पे दंड और पुरस्कार पर आधारित नैतिकता होती है। बाकी ये कोहलबर्ग का सिद्धांत हम वही थ्योरी क्लास में भी कराएंगे, अभी बताएंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, 100 क्वेश्चन हो नहीं पाएंगे। बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है? इंडिविजुअली डिफरेंस। डिफरेंस देखो, प्रत्येक बच्चा या प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से भिन्न है, मतलब कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं हो सकते। शारीरिक लंबाई, चौड़ाई, कदकाठी में मान लो कोई हो भी गया तो उसका दिमाग दूसरे व्यक्ति से अलग होगा। क्यों होती हैं ये चीजें? ये आनुवांशिक और वातावरण, ये दोनों चीजें अलग अलग मिलती हैं बच्चे को। किसी बच्चे को कैसा वातावरण मिलता है, जबकि किसी बच्चे की आनुवांशिक क्षमता अलग होती है। मतलब मम्मी पापा से जो जीन्स, देखो आनुवांशिक क्षमताओं का भाग क्या? जीन्स। ये आ सकता क्वेश्चन। आनुवांशिक विशेषताओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लाने का भाग क्या होता है? जीन्स होता है। इन्हीं के द्वारा बालकों के अंतर्गत माता पिता या उनके बाबा दादी नानी की विशेषताओं का मतलब स्थानांतरण होता है जीन्स के द्वारा।
तो बालक क्यों अलग हो जाते हैं? क्योंकि आनुवंशिक क्षमता, आनुवंशिक गुण हर किसी के अलग होते हैं और वातावरण भी उनको अलग अलग मिलता है। ये हम बाकी आपको डिटेल में पढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ से यूपी टेट में क्वेश्चन आता है व्यक्तिगत विभिन्नता से हर बार। आपका सुपर टेट में भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस से क्वेश्चन आया हुआ। तो प्रत्येक बच्चा अलग गति, अलग रुचि और अलग क्षमता रखता है, इसीलिए व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या है कि प्रत्येक बच्चा जो है अलग गति से सीखता है। सही बात है। और उसकी रुचियां भी अलग होती हैं। कोई मैथ अच्छा लगता है, किसी को हिंदी अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, तो किसी को घर में बंद रहना अच्छा लगता है, किसी को लूडो खेलना अच्छा लगता है, तो कोई बच्चा दूसरे सब बच्चों के साथ घुल मिल के खेलता है, इसी तरीके से। तो ये सब क्षमता वगैरह अलग अलग होती हैं, यही व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ होता है। बाकी छोटा सा टॉपिक है, 15 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, गोल्टन ने सबसे पहले अध्ययन किया था, तो ये सब चीजें हम आपको बता देंगे। गोल्टन वाला क्वेश्चन भी आ चुका है सर फ्रांसिस गाल्टन से सुपर टेट में। अधिगम वक्र में प्लेटू का क्या अर्थ है? प्लेटू को हिंदी में बोलते हैं पठार। पठार जब सीखने की गति होती है, एक जगह ऐसी आती है दोस्तों, सीखने की गति धीमी पड़ जाती है, बंद हो जाती है, तो उसी को हम क्या अधिगम का पठार बोलते हैं, पठार। बाकी हमने उन्नतोदर, अन्नतोदर ये सब और मिश्रित वक्र पढ़ा चुके हैं। आपने क्लास नहीं देखी तो सीडीपी क्लास देखिए, वहां पे एक क्वेश्चन वक्र से निश्चित आता। तो ये जो प्लेटू है, प्लेटो, तो कुछ समय तक प्रगति का स्थिर हो जाना, मतलब बच्चा जब कुछ नहीं सीखता, प्रगति है वो स्थिर हो जाती है, उसे सीखने का पठार बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। सीखना व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, ये कथन किसका? ये को कई बार कथन आ चुका, ये अधिगम से संबंधित कथन है। आंतरिक अभिप्रेरणा का क्या उदाहरण है? तो दोस्तों अभिप्रेरणा जो होती है ये दो तरीके की होती है, एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। बाकी मोटिवेशन जो चैप्टर है दोस्तों, अभी बता देते हैं। मोटिवेशन मतलब अभिप्रेरणा, ये आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये यूपी टेट में तो आएगा ही आएगा, इसके साथ साथ सुपर टेट में दोस्तों ये दो जगह पे आएगा, दो जगह क्वेश्चन बनेंगे। एक तो इसके जब सीडीपी है, सीडीपी पढ़ेंगे 10 नंबर की, वहां पे भी अप्रेरणा टॉपिक है। और जीवन कौशल जो 10 नंबर का पूछा जाता है सुपर टेट में, जीवन कौशल, वहां पे भी अप्रेरणा का टॉपिक है, वहां पे भी 1 से 2 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो अप्रेरणा आपके लिए बहुत जरूरी है। बाकी सुपर टेट के नोट्स चाहिए, ये सारे नोट्स रखे हैं, देख सकते हो। ये करंट अफेयर 30 नंबर की आती है, यहाँ से तैयारी हो रही। ये कंप्लीट साइंस का नोट्स है, ये 30 नंबर का नोट्स है, जहाँ पे बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, सूचना तकनीक वगैरह पूछी जा रही है। ये कंप्लीट साइंस का नोट्स है। तो सुपर टेट के नोट्स भी आप ले सकते हो, हैंड रिटन नोट्स हैं और कुछ प्रिंटेड नोट्स भी है। ये सारा सुपर टेट का मटेरियल है। चलो आगे बढ़ते हैं हम। तो आंतरिक अभिप्रेरणा क्या है? विषय में रुचि के साथ अगर बच्चा पढ़ रहा, खुद ही रुचि ले रहा, खुद ही पढ़ने की कोशिश कर रहा, तो आंतरिक अभिप्रेरणा। जबकि बाह्य अभिप्रेरणा क्या? बालक को हमने लालच दे दिया कि हम आपको पुरस्कार देंगे, या हमने कह दिया बेटा 1 घंटा पढ़ लो, 1 घंटे बाद हम आपको 10 रुपए देंगे अगर आप 1 घंटे पढ़ोगे। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। जबकि आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण क्या होता है? बच्चा खुद ही रुचि के साथ पढ़ता है। ठीक है, यही चीजें आएंगी। आप मेरा यकीन मानो, मैं खुद 11 बार टेट के एग्जाम से निकाल चुका हूं। आप ये मत सोचना कि टू द पॉइंट नहीं है, यही सिलेबस ओरिएंटेड है। और जब आप पेपर देके आओगे तो ये जो हम क्वेश्चन की आपको 100, ये जो 80 90 जितने भी स्लाइड बन जाएंगी, यहां से हम मिला के दिखा देंगे। देखो कितना आपका सीधा सीधा फंसा है। विकास का सबसे उपयुक्त अर्थ क्या है? व्यवहार, क्षमता व कौशल में क्रमिक परिवर्तन। दोस्तों विकास में जो परिवर्तन होते हैं वो सीक्वेंस वाइज होते हैं, क्रमिक होते हैं। लेकिन विकास में जो गति होती है ये भिन्न भिन्न होती है, बच्चों में एक समान नहीं होती है। लेकिन विकास जो होता है क्रमिक होता है। व्यवहार में, क्षमता में, कौशलों में जो परिवर्तन होता है, यही विकास का उपयुक्त अर्थ है। आगे देखते हैं। कोहलर का सिद्धांत क्या है? तो दोस्तों कोहलर का सूझ अथवा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। बाकी कोहलर जो है ये गैस्टाल्टवादी हैं, गैस्टाल्टवादी। इन्होंने जर्मनी से, ये लोग रिलेट करते हैं। गैस्टाल्टवाद के प्रवर्तक क्या हैं? बर्दीमर है। और इन्होंने अपना प्रयोग सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। और ये बताते हैं जो सीखना होता है ये अचानक से होता है। ठीक है, तो अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया है। अंतर्दृष्टि अधिगम को इनसाइड थ्योरी भी बोलते हैं इनके सिद्धांत को। एक बालक शिक्षक को देखकर वैसा ही व्यवहार करता है, ये क्या है? तो दोस्तों हम यही बताना चाहेंगे कि जो शिक्षक होता है उसका व्यवहार, उसकी बोलचाल, उठन बैठन, ये सब आदर्श होने चाहिए। मतलब बहुत ही मानकीकृत होने चाहिए। क्योंकि जैसा शिक्षक करेगा बालक भी उसको देखकर करेगा। अगर शिक्षक गलत आचरण करेगा तो बालक भी गलत आचरण करेगा। शिक्षक अगर आदर्श व्यवहार का पालन करेगा तो बालक भी उन्हीं चीजों को सीखेगा। इसलिए शिक्षक कैसे होने चाहिए? आदर्शवादी होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि शिक्षक शराब पी रहा है और कक्षा में बैठ के कुछ शिक्षक तंबाकू खा रहे हैं, तो ये तो बहुत गलत प्रभाव डालता है बालकों पर। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो एक बालक शिक्षक को देखकर वैसा ही व्यवहार कर रहा, तो ये क्या है? अनुकरणात्मक अथवा अवलोकनात्मक अधिगम। अनुकरण करना मतलब देखकर उसी के जैसा दोहराना। अवलोकन, अवलोकनात्मक मतलब अवलोकन करके उसी के जैसा बनना। तो इसीलिए कहते हैं शिक्षक को बहुत ही अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। बाकी आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, यकीन मानो ये 100 क्वेश्चन करते करते आप बहुत कुछ सीख जाओगे। आपको ऐसा लगने लगेगा कि हाँ मैं भी पास कर जाऊंगा यूपी टेट।
निकट से दूर विकास, ये अभी मैंने आपको बताया था कि पहले बालक का धड़ बनता है, रीढ़ की हड्डी, केंद्रीय भाग बनते हैं, उसके बाद हाथ की भुजाएं बनेंगी, उसके बाद ये हथेलियां वगैरह बनेंगी, उसके बाद ये पंजे की उंगलियां बनेंगी। तो ये विकास कैसा हो रहा है? निकट से दूर की तरफ विकास हो रहा है, निकट से दूर, इसे प्रोमोक्सीडेस्टल विकास बोलते हैं। ठीक है, ये आ गया। मानसिक आयु की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? तो मानसिक आयु मैंने ये बताया था, बुद्धि लब्धि निकालने तब मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु होती है। तो ये किससे जुड़ी है? बुद्धि के मापन से मानसिक आयु की अवधारणा जुड़ी हुई है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? जो आज की डेट में दोस्तों शिक्षा चल रही है बाल केंद्रित शिक्षा, जबकि पहले कैसी शिक्षा चलती थी? शिक्षक केंद्रित चलती थी। आज हमें बालक की रुचियों को, आवश्यकताओं को, उनकी अवप्रेरणा और बालक कैसे सीखता है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बालक को पढ़ाना है। और पढ़ाना क्या है? हमें बालक को सिर्फ पढ़ने के लिए वातावरण उपलब्ध करा देना, बाकी बालक खुद ही पढ़ लेगा, ऐसा जीन पियाजे बताते हैं। जीन पियाजे खुद कहते हैं कि बालक खोज खुद ही कर लेगा, बस उसे उपयुक्त वातावरण उपलब्ध करा दो। तो शिक्षक की भूमिका क्या है? मार्गदर्शक की, फैसिलिटेटर की, सुविधादाता की, मतलब उसे हम सुविधा प्रदान कर दें, उसे थोड़ी सी जो कठिनाइयां आ रही वो बता दें, बाकी बालक खुद ही सीखेगा, ये बाल केंद्रित शिक्षा कहती है। सृजनशीलता का प्रमुख लक्षण क्या है? मौलिकता। मौलिकता का मतलब विचार खुद का होता है बच्चों का। अगर कोई सृजनशील बालक है तो वो खुद से चीजों को डेवलप करता है, खुद से ढूंढता कॉन्सेप्ट। ऐसा नहीं है कि किसी को पढ़ के बता दिए, मतलब रट के बताने वाले तो बहुत बच्चे होते हैं, लेकिन जो सृजनशील बच्चे होते हैं वो खुद ही कॉन्सेप्ट बनाते हैं। आगे देखो, निम्न में से कौन अधिगम को प्रभावित करता है? तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, एक ये आपका टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो अधिगम को कौन प्रभावित करेगा? रुचि, प्रेरणा, स्वास्थ्य, ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। अगर बालक की रुचि नहीं तो बालक नहीं सीखेगा, अगर बालक मोटिवेटेड नहीं है, प्रेरणा नहीं है तो नहीं सीखेगा, अगर स्वास्थ्य खराब है तो भी नहीं सीखेगा। तो ये सभी चीजें अधिगम को प्रभावित करती हैं। प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थॉर्नडाइक महोदय ने दिया था। अभी मैंने उनके कई सारे नाम बताए थे। प्रयास एवं, मैं रिपीट इसलिए करता हूं ताकि आपको याद होता चले, क्योंकि मुझे भी शौक नहीं बहुत ज्यादा बोले, मुझ पे देखो दिक्कत तो हर किसी को होती है बहुत ज्यादा बोलने से, तो मैं फिर भी क्यों कर रहा हूं। आपका एंड समय है, आप कहीं ना कहीं हमने जो बोला आपने क्लिक कर लिया और क्वेश्चन आ गया, तो आपका एक एक दो दो नंबर से बच्चे रह जाते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूं पढ़ाई अभी कर लो, अभी अब समय है आपके पास। बाकी 4 से 5 महीने आप पढ़ते रहे, कुछ हासिल नहीं हुआ, अभी ये 10 दिन जैसे मैं पढ़ा रहा हूं इतना पढ़ लो, मुझे पूरा एक्सपीरियंस है कैसे निकलेगा। बस आप 10 दिन दे दो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो छूटा तो सीधा 5 से 6 नंबर का आपका नुकसान होगा। एक एक वीडियो में ऐसा बना रहा हूं जहां क्वेश्चन फंसते हैं। चैनल सब्सक्राइब अभी कर लेना। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक महोदय ने दिया। ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, शिक्षा मनोविज्ञान का जनक इनको कहते हैं। 1900 ईस्वी में कोलंबिया विश्वविद्यालय से शिक्षा मनोविज्ञान की उन्होंने औपचारिक शुरुआत करी। पशु मनोविज्ञान का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। थॉर्नडाइक महोदय की एक पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी, याद कर लो, एजुकेशन साइकोलॉजी, ये कई बार पूछी भी जा चुकी है। एजुकेशन साइकोलॉजी मतलब शिक्षा मनोविज्ञान, ये उनकी पुस्तक का नाम है। डिस्कैल्कुलिया किससे संबंधित है? बता चुके हैं, गणितीय विकास से संबंधित डिस्कैल्कुलिया होता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। डिसथीमिया जो होती है, ये थीमिया तनाव से संबंधित होती है। डिसमोर्फिया भ्रम से संबंधित होती है। डिसलेक्सिया आपके ये जो पढ़ने के विकार से संबंधित होती है। डिसग्राफिया आपके लिखने से विकार से संबंधित है। डिसकैल्कुलिया गणितीय विकार से संबंधित है। डिसफेजिया ये मौखिक विकार से, डिसफेजिया या अफेजिया है जो, ये मौखिक विकार से संबंधित होती है। आगे बढ़ते हैं, पूरा रिवीजन हो गया। एक अच्छा शिक्षक बच्चों में तुलना करने के बजाय क्या करता है? ये व्यक्तिगत विभिन्नता को समझता है। वो तुलना नहीं करेगा, वो खुद समझेगा कि हाँ बालकों में इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। आज ये बच्चा सीख गया तो जरूरी नहीं सभी बच्चे सीख जाएं, तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखेगा। सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? ये अल्बर्ट बंडूरा ने दिया, याद कर लो सामाजिक अधिगम सिद्धांत। ठीक है, बच्चे देखकर सीखते हैं, ये बताते हैं बंडूरा। बाह्य प्रेरणा का उदाहरण क्या है? पुरस्कार के लिए पढ़ना दोस्तों, ये बाह्य प्रेरणा है। जबकि आंतरिक प्रेरणा क्या है? बच्चा खुद से ही मोटिवेटेड होगा, रुचि के साथ पढ़ेगा, बच्चा खुद ही मेहनत करेगा। वो कहेगा कि अगर आज मैं पढ़ूंगा तो यकीनन मेरा आने वाला कल सुधर जाएगा, मैं नौकरी कर लूंगा, या कहीं ना कहीं अपनी दिमागी क्षमता को इतना अच्छा डेवलप कर लूंगा कि मुझे जीवन में आने वाली बहुत सारी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये आंतरिक प्रेरणा। जबकि पुरस्कार या पैसे ऐसे इन सब के लिए पढ़ना क्या है? ये आपका बाह्य प्रेरणा है। तत्परता का नियम किसने दिया? थॉर्नडाइक ने दिया। ये अभी मैंने तीनों नियम को अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया था। तत्परता, अभ्यास, प्रभाव, ये सीखने के 3 मुख्य नियम हैं। 5 आपके गौड़ नियम भी दिए थे, मनोवृत्ति, आंशिक क्रिया, बहु अनुक्रिया, और आपका एक तो सहचर्यात्मक, और एक और है कोई वो याद नहीं आ रहा, देख के बताते हैं। तो तत्परता का नियम थॉर्नडाइक महोदय का। थॉर्नडाइक के ऊपर बहुत चर्चा हो चुकी है, आगे बढ़ते हैं। एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है? शिक्षा मनोविज्ञान ये मनोविज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम क्या अध्ययन करते हैं? बालक किस तरीके से सीखते हैं, बालक का अध्ययन करते हैं शिक्षा मनोविज्ञान में। तो बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं और व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझकर प्रभावशील शिक्षण करने हेतु एक शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान
होना चाहिए। गार्डनर के अनुसार बच्चे अनेक प्रकार की बुद्धि रखते हैं। हॉबर्ट गार्डनर ने बुद्धि के कई प्रकार बताए हैं, आगे हम एक्सप्लेन करेंगे थ्योरी वीडियो में। श्रवणबाधित बच्चे हेतु उपयुक्त है। श्रवणबाधित बच्चे मतलब हल्के से बहरे या कंप्लीट बहरे बच्चे हैं, उनके लिए क्या किया जा सकता है, दृश्य सामग्री और सांकेतिक सहायता से उन्हें पढ़ाया जा सकता है। अब कोई सुन नहीं पा रहा तो जाहिर से तौर पर ऐसी चीज़ों का यूज करेंगे जो उन्हें दिखाई दे और संकेतों के माध्यम से पढ़ाएंगे, क्योंकि अगर सुन नहीं पा रहा है तो देख तो रहा है तो संकेत। अब एक चीज़ मैं बता देता हूँ, शिक्षण अधिगम सामग्री ये 3 तरीके की होती हैं, बता देता हूँ। एक होती है दृश्य सामग्री, एक होती है श्रव्य सामग्री, एक होती है दृश्य श्रव्य सामग्री। आते हैं क्वेश्चन, वही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ा रहा हूँ मैं। दृश्य सामग्री क्या, जो देखी जा सकती है, मतलब ब्लैक बोर्ड ले लेते हैं हम उदाहरण, ब्लैक बोर्ड, ग्राफ या फिर आपकी चार्ट पेपर चार्ट ले लेते हैं, ये सब दृश्य सामग्री देखने वाली। श्रव्य सामग्री क्या, रेडियो मतलब सुनने वाला, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कंफर्म, एक क्वेश्चन मिलेगा इसी एक स्लाइड से। श्रव्य दृश्य सामग्री का जहाँ पे हम देख भी सकें और सुन भी सकें, दूरदर्शन मतलब टीवी और VCD, इसी तरीके से। और जो मान लो कंप्यूटर होता है जिसमें आपकी आवाज़ भी आ रही, कंप्यूटर, तो ये श्रव्य दृश्य सामग्री के हैं, ये श्रव्य सामग्री हैं, ये दृश्य के हैं। तो देख रहे हो 1 मिनट में मैंने पूरा चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया। क्वेश्चन यहाँ से आता, बाकी आपने DLED या B.Ed किया होगा, वहाँ पे जरूर पढ़ा होगा इनको। तो आगे बढ़ते हैं। श्रवणबाधित मतलब सुन नहीं पा रहे तो बच्चों को क्या करेंगे, दृश्य सामग्री जो देख सकते हो उनके माध्यम से पढ़ाएंगे, संकेतों के माध्यम से पढ़ाएंगे। बताओ आ रहा समझ में, आ रहा होगा, बिल्कुल ऐसे पढ़ाने का तरीका ही है। बाकी मुझे यूपी टेट में ज़्यादा समय मिला नहीं आपको पढ़ाने का, अदरवाइज मैं गारंटी से आपका यूपी टेट बहुत मन से मतलब 8 से 10 दिन में भी हम गारंटी ले रहे। और अगर थोड़ा सा ज़्यादा समय मिल जाता तो आपका स्कोर जो है ना 110 से 120 के अंदर पहुंचा देता है, इतना अच्छा मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। बाकी सुपर टेट में मुझे पढ़ाने का टाइम मिलेगा, तब देखना एक एक चीज़ों को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। हिंदी, मैथ, CDP बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से आपको कंप्लीट सिखा देंगे। अधिगम को स्थायी बनाने हेतु क्या आवश्यक होता है, पुनर्बलन मतलब बच्चे को अप्रेरित किया जाए, उसको पुनर्बलन किया, उसकी प्रशंसा की जाए, जो कुछ सीखा हाँ ताली बजा के उसको शाबाशी दी जाए, ये पुनर्बलन होता है, प्रशंसा की जाए। तो स्थायी बनाने के लिए अभ्यास तो आवश्यक होगा ही, किसी भी चीज़ का अभ्यास नहीं करोगे तो भूल जाएगी। और पुनरावृत्ति मतलब दोबारा से उसको रिपीट करना, ये चीज़ें होती हैं। विश्वास बनाम अविश्वास, ये किससे संबंधित है, ये एरिक एरिक्सन ने अपना जो सिद्धांत दिया था मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, एरिक एरिक्सन का क्या, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, उसकी ये अवस्थायिक विकास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास थ्योरी में कंप्लीट कराएंगे। डिस्ग्राफिया किससे जुड़ा है, लेखन कठिनाई से। मैंने बताया था ग्राफ आ रहा, ग्राफ पे हम लिखते ही तो हैं, तो लेखन कठिनाई से डिस्ग्राफिया जुड़ा हुआ है। पावलाव का प्रयोग किस जीव पर आधारित है, तो पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था, 1904 में उन्हें नोबेल मिला था। एक हम ट्रिक आपको बता देते हैं, 1-2 लाइनों की ट्रिक है, आपको याद हो जाएगा। पावलाव ने कुत्ता छोड़ा, किस पे छोड़ा जाएगा बताओ, बिल्ली पे, क्योंकि कुत्ता बिल्ली को खाता। थॉर्नडाइक की बिल्ली पर पावलाव ने कुत्ता छोड़ा, थॉर्नडाइक की बिल्ली पर। याद कर लो, स्किनर का चूहा मर गया, कैसे मर गया, पावलाव ने कुत्ता छोड़ा, थॉर्नडाइक की बिल्ली पर, स्किनर का चूहा मर गया, और कोहलर के चिंपैंजी से। ठीक है, तो पावलाव का क्या है, कुत्ता है, एक लाइन कंप्लीट। थॉर्नडाइक का क्या है, बिल्ली है। स्किनर का क्या है, चूहा। कोहलर का क्या है, चिंपैंजी, सुल्तान नामक चिंपैंजी है। क्वेश्चन आ चुका है यूपी टेट में कि कोहलर ने जिस चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया उसका नाम क्या था, सुल्तान था। प्रीवियस ईयर लगाना तब पता चलेगा। डिस्ग्राफिया लेखन कठिनाई से, पावलाव ने कुत्ते पर प्रयोग किया। कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। सीटेट में तो हर बार आता है, यूपी टेट में भी चांस से आने की ये चीज। कोहलबर्ग का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। दृष्टिबाधित बालकों हेतु उपयुक्त साधन क्या है, तो ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं जो बालक दृष्टिबाधित होते हैं। दृष्टिबाधित मतलब देखो, आप शब्दों को तोड़ने की कोशिश किया करो, आप दिमाग नहीं लगाते हो। दृष्टि से बाधित मतलब, दृष्टिबाधित मतलब बहरे बालक, वो कैसे हैं, जो देख नहीं सकते, अंधे बालक हैं कहीं ना कहीं, उनकी वो या तो 100% भी हो सकते हैं या थोड़े से भी हो सकते हैं। तो दृष्टिबाधित बालक ब्रेल लिपि से पढ़ते हैं। लुई ब्रेल ने ये लिपि का आविष्कार किया था। व्यक्तित्व का क्या अर्थ है, व्यक्तित्व को इंग्लिश में हम पर्सनैलिटी बोलते हैं। पर्सनैलिटी का अर्थ क्या है, व्यवहार, रुचि, भावना व सोच का समग्र संगठन जो होता, समग्र संगठन कंप्लीटली जो होता। तो जैसे किस तरीके का व्यवहार कर रहा व्यक्ति, किस तरीके की रुचियां हैं, भावनाएं हैं, और किस तरीके से सोच विचार करता है, ये जो समग्र संगठन है, या व्यक्तित्व कहलाता है। तो कक्षा में सबसे प्रभावी शिक्षण क्या है, जिसमें बच्चे सक्रिय भागीदारी करें,
सक्रिय भागीदारी करें, ये सबसे प्रभावशाली शिक्षण है। सक्रिय भागीदारी का मतलब ये होता कि बालक खुद से ही कुछ ना कुछ कर रहे हो, मतलब प्रश्न पूछ रहे हो और आपने कुछ पूछा तो उसका जवाब दे रहे हो, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हो, ये सक्रिय भागीदारी होती है। बाकी एक ये हमारा कंप्लीट हो चुका है 50 क्वेश्चन, अब 50 क्वेश्चन और हैं, इनको और कंप्लीट कर लेते हैं। थोड़ा सा जल्दी करेंगे क्योंकि हमें डेली 4 वीडियो आपको 400 क्वेश्चन देने ही देने हैं। इसके अलावा थ्योरी के भी वीडियोस देने हैं। इस तरीके की बहुत सारी चार्ट बन चुकी हैं, आप देख सकते हो, इन सबको ले सकते हो और यूपी टेट इनसे बाहर नहीं जाएगा, विश्वास करो। सिर्फ 200 रुपये में आपको मिल रही हैं, आपने हज़ारों रुपये खर्च कर दिए, इतना और कर लो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। सकारात्मक पुनर्बलन का क्या अर्थ है? मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो अभी एक बढ़िया सा कमेंट कर दो। सकारात्मक पुनर्बलन का क्या अर्थ है? सही उत्तर पर प्रशंसा करो भाई, ये हम सकारात्मक पुनर्बलन कर रहे हैं, बच्चों को प्रशंसा करेंगे, ताली बजाएंगे, क्या ताली बजवाएंगे बच्चों से, ठीक है, सबके बच्चों के सामने उस बच्चे की प्रशंसा करेंगे, शाबाशी देंगे, क्या शाबाशी देंगे, ये सकारात्मक पुनर्बलन होता है। नकारात्मक पुनर्बलन क्या? डांटेंगे, दंड देंगे, ये सब पुनर्बलन के वो हैं तरीके। कौन सा कथन सही है बताओ? सभी बच्चों का विकास समान गति से होता है। देखो, सभी बच्चों में विकास की गति समान नहीं होती है, कोई बच्चा चीज़ों को पहले सीख लेता, कोई बच्चा चीज़ों को बाद में सीखता। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, बिल्कुल होती है दोस्तों। किसी बच्चे का दिमाग तेज है तो वो जल्दी सीख जाएगा, तो ये व्यक्तिगत विभिन्नता ही तो है। विकास केवल वंशानुक्रम पर निर्भर है? नहीं, विकास वंशानुक्रम और वातावरण पर निर्भर होता है। विकास का सूत्र वंशानुक्रम प्लस वातावरण, गलत। विकास का सूत्र क्या होता? वंशानुक्रम इनटू वातावरण। ये छोटी सी चीज है, आप गलत मत कर देना, प्लस नहीं आएगा, इनटू आएगा। डेवलपमेंट इक्वल हेरिडिटी इनटू एनवायरमेंट होता है। कक्षा में सबसे प्रभावी शिक्षण क्या है? बच्चे सक्रिय भागीदारी करें, यही प्रभावशाली शिक्षण है। अभी पीछे भी बताया था। सक्रिय भागीदारी का मतलब क्या है ये भी बता देते हैं। बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं टीचर से, और टीचर अगर प्रश्न पूछ रहा है तो बच्चे एकदम जवाब दे रहे हैं, हंस रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं, बच्चे एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, तो ये सक्रिय भागीदारी का अर्थ होगा। बच्चे करके सीख रहे हैं। बालक के विकास की सबसे तीव्र अवस्था क्या होती है? शैशवावस्था होती है। बाकी 3 अवस्था होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। शैशवावस्था जन्म से 5 वर्ष तक की होती है, बाल्यावस्था 6 भी होता है। तो शैशवावस्था जन्म से 5 या 6 वर्ष, बाल्यावस्था 6 से 12, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष। तो सबसे तीव्र अवस्था विकास की होती है शैशवावस्था। इसमें बालक शारीरिक विकास भी सबसे तीव्र तेजी से करता और मानसिक विकास की गति भी सबसे तेजी से होती है। अचानक समाधान निकल आना, ये किस सिद्धांत को है? तो ये सूझ एवं अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो कोहलर ने दिया था, ठीक है। अब हम बता देते 1 मिनट में। कोहलर ने क्या किया? 6 बंदरों को बंद कर दिया एक कमरे में और ऊपर केले लटका दिए। अब बंदर बैठे बैठे भूख से तड़प रहे हैं। एक बंदर जिसका नाम सुल्तान नामक था, उसने क्या किया, वो कमरे में बहुत सारे बॉक्स भी पड़े हुए थे, एक के ऊपर एक बॉक्स लगा के केलों को तोड़ने की कोशिश करने लगा। फिर भी वो केलों तक नहीं पहुंचा तो उसने देखा कमरे में और क्या पड़ा है, उसने छड़ें देखी। फिर एक के बाद एक छड़ को जोड़ लिया और फिर बॉक्स पे चढ़ के केलों को उतार लिया। यही सूझ का सिद्धांत है। और कोहलर जो है ये गेस्टाल्टवादी है, ये जर्मनी से रिलेट करते हैं। गेस्टाल्टवाद के प्रवर्तक बर्दीमर हैं और बर्दीमर, कोहलर, कोफ का ये तीनों व्यक्तियों का नाम साथ में ही आता है। और ये क्या बताते हैं कि सूझ जो होती है ये अचानक से उत्पन्न होती है। बस इतना मैंने सारा बता दिया 1 मिनट के अंदर। अब आगे बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण में सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? तो गतिविधि आधारित विधि जो है, गतिविधि आधारित विधि क्या है? आजकल हम देख रहे हैं बच्चों को, टीचरों को कुछ ज्यादा ही दोस्तों नमूना बना के रख दिया। बाल केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत टीचरों को नमूना बना के रख दिया। सीधी सी बात, इतना नहीं करना चाहिए। अब क्या कर रहे हैं जो लोग हैं कि बच्चों को गाना गा के पढ़ाओ, बच्चों को मटक मटक के पढ़ाओ, नाच के पढ़ाओ। भाई इतना नहीं करना चाहिए। टीचर हैं, टीचर की अपनी एक मर्यादा होती है। अगर बच्चों के सामने टीचर नाचेगा तो कहीं ना कहीं बच्चे फिर तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेंगे। फिर तो अपने जैसे घर में नहीं पढ़ते हैं गार्जियन से, वैसे टीचर से नहीं पढ़ेंगे। इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। देखो जो चीज गलत है उसकी भरपूर निंदा करनी चाहिए। बच्चे टीचरों को मजाक बना के रख दिया, नाच के पढ़ाओ, खेल के पढ़ाओ, ऊल के पढ़ाओ, फन के पढ़ाओ। अरे ऐसा नहीं होता, इतना नहीं करना चाहिए। बाकी गतिविधि आधारित शिक्षण यही कहता कि टीचर गतिविधि के माध्यम से पढ़ाएंगे। मतलब बोल के तो पढ़ाते ही हैं, नाच के, कूद के, खेल के, ऐसे ये बना दिया। इतना नहीं होना चाहिए, मेरे नज़र में ये गलत है। बाकी आपका क्या परसेप्शन है आप जरूर बताइए। अपना पॉइंट ऑफ व्यू अपना जरूर रखिए, मैंने अपना रख दिया। विकास की प्रक्रिया कैसी होती है? निरंतर विकास, निरंतर चलता है और क्रमिक होती है, सीक्वेंस वाइज होती है। अभी रख लो, विकास से क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आएंगे, देख लेना। तो विकास कैसा? निरंतर चलता रहता है, रुकता कभी नहीं। विकास, वृद्धि रुकती है लेकिन विकास नहीं रुकता। क्रमिक, सीक्वेंस वाइज चलता है, सीरियल वाइज विकास चलता है। लेकिन विकास की दर जो है भिन्न भिन्न होती है व्यक्तियों में, ठीक। भाषा विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? संवाद, अनुभव और सामाजिक अंतःक्रिया, ये भाषा विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जब तक बालक अपने आसपास के बच्चों से, लोगों से अंतःक्रिया नहीं करेगा, इंटरेक्शन नहीं करेगा, तब तक नहीं सीखेगा। यही कहती है भाषा विकास। चलो अब हमारी थोड़ी गति तेज भी हो चुकी है। सीखना मुख्यतः सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित है। यह विचार किसका? ये विचार लेव वाइगोत्स्की का है।
अंतःक्रिया से संबंधित सीखने को क्या बताया, जितना बालक एक दूसरे से इंटरेक्शन करेगा, जितनी बातचीत करेगा, जितना एक दूसरे को देखेगा सीखेगा, तो यही सीखना होगा सबसे ज्यादा। ले बाइगोट्स्की बताते हैं ये। अब ये देखते समेटिव असेसमेंट, फॉर्मेटिव असेसमेंट से क्वेश्चन यूपी टेट में हर बार आए हैं। समेटिव असेसमेंट को योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं, और ये कब होता है, जो वार्षिक परीक्षा होती है, यूनिट टेस्ट होती है, ये समेटिव असेसमेंट होते हैं। ठीक है, समेटिव मतलब यहाँ से आपको क्या सम लग रहा है, सम को क्या योग बोलते हैं, तो योगात्मक मूल्यांकन मतलब सब चीजों को योग करते जाओ एंड में, तो वार्षिक परीक्षा होती है, समेटिव असेसमेंट होता है योगात्मक मूल्यांकन। बाकी एक आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है, वो आगे बात करेंगे। एक अंतर्मुखी बालक सामान्यतः क्या होता है, शांत होता और चिंतनशील होता, शांत रहता अंतर्मुखी बालक, चिंतन करता। युंग ने जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए ये 3 बताए, एक अंतर्मुखी होता है, एक बहिर्मुखी होता है, एक उभयमुखी होता। अंतर्मुखी व्यक्तित्व का बालक जो है वो शांत रहेगा, एकांत प्रिय होगा, एक तरफ भागेगा, ठीक है, चिंतन करेगा। बहिर्मुखी बालक समाज के और लोगों के साथ अंतर क्रिया करेगा, बोलेगा, चालेगा, तो ये बहिर्मुखी है। और उभयमुखी इन दोनों ही तरीके का मिश्रण ये उभयमुखी होता है। तो एक कोई क्वेश्चन आता है पूरा एक्सप्लेन कर देते हैं, तो अब क्वेश्चन कहां से जाएगा बाहर, आप खुद ही बताओ। 10 दिन पढ़ लोगे, आप ये कहोगे कि हमने जो 10 दिन में पढ़ा वो 5 महीने में नहीं पढ़ा। विश्वास मानो दोस्तों, टीचिंग की ये मेरी पद्धति आपको कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताना। समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित होती है? समावेशी शिक्षा मैंने बता दिया, सभी प्रकार के बालकों को एक साथ एक ही स्थान पर बैठाकर शिक्षा देते हैं, वही समावेशी शिक्षा। तो समान अवसर बस सहभागिता उपलब्ध कराना, यही समावेशी शिक्षा का सिद्धांत है। यदि बच्चा रुचि के कारण पढ़ता है तो यह किस प्रकार की अवप्रेरणा, मैंने बताया बच्चा रुचि लेकर पढ़ रहा, खुद से ही मोटिवेटर है, तो ये आंतरिक अवप्रेरणा है। और अगर हम उसको मोटिवेट कर रहे हैं तो ये बाह्य अवप्रेरणा। ठीक है, पुरस्कार का लालच दे दिया, रुपयों का लालच दे दिया, या कोई काम करने का लालच दे दिया, या उसे ऐसा लालच दे दिया कि आप खुद से खेलने चले जाना, 1 घंटा पढ़ लो, तो ये बाह्य अवप्रेरणा। लेकिन आंतरिक अवप्रेरणा ज्यादा बढ़िया होती है। बहिर्मुखी बालक का क्या लक्षण है, अभी मैंने बताया था, सामाजिक सहभागिता अधिक करेगा बहिर्मुखी बालक। कक्षा में त्रुटि को शिक्षक किस प्रकार से देखता है, तो सीखने की प्रक्रिया का स्वाभाविक हिस्से के रूप में देखता त्रुटियां, अभी मैंने बताया भी था, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब ये जो रचनात्मक मूल्यांकन है ये क्या होता है, तो ये सीटेट में तो हर बार आता है, यूपी टेट में भी आएगा, कंफर्म आएगा। तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान ही आप अगर सुधार कर दें तो ये आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट कहलाता है। हम बच्चों को सिखा रहे और बच्चों ने कुछ गलतियां करी हैं तो सुधार कर दें, तो छोटे छोटे जो मूल्यांकन होते हैं ये फॉर्मेटिव होते हैं, जबकि वर्ष के अंत में किए जाते हैं वो समेटिव होते हैं। अब प्रेरणा का अर्थ क्या है बताओ, सीखने के लिए प्रेरक शक्ति जो होती है यही अब प्रेरणा कहलाती है। अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं, अब प्रेरणा अधिगम को प्रभावित करती है, रुचि भी अधिगम को प्रभावित करता है, स्वास्थ्य करता है, जन्म तिथि नहीं करती। बताओ जन्म तिथि क्यों अधिगम को प्रभावित करेगी, नहीं करेगी ना। कौन सा कथन विकास के बारे में सही है, विकास केवल शारीरिक परिवर्तन है, नहीं, केवल शारीरिक परिवर्तन तो वृद्धि कहलाता, क्या वृद्धि होती है। विकास केवल मानसिक परिवर्तन नहीं, विकास के अंतर्गत शारीरिक भी आएगा, मानसिक भी आएगा, सामाजिक भी आएगा, संवेगात्मक भी आएगा, सभी चारों आ जाएंगे। विकास एक निरंतर प्रक्रिया, सही बात, विकास हमेशा चलता। विकास अचानक होता नहीं, विकास धीरे धीरे होता। अचानक क्या होता, अचानक सूझ आती है, सूझ मतलब अचानक से सीखना होता है, विकास अचानक से नहीं होता। तो ये वाला सही हो जाएगा, विकास एक निरंतर प्रक्रिया। वृद्धि व विकास में मुख्य अंतर क्या है, वृद्धि मात्रात्मक होती है जबकि विकास मात्रात्मक प्लस गुणात्मक दोनों होता है। ठीक, इरिक्सन का सिद्धांत क्या है, तो मनोसामाजिक विकास से संबंधित है इरिक्सन का। ठीक है, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत इरिक्सन ने दिया था, एरिक इरिक्सन इनका पूरा नाम है, पूछा जा सकता है, याद कर लो। बुद्धि का द्विघटक सिद्धांत किसने दिया, तो बुद्धि का द्विघटक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। एक घटक सिद्धांत बिने ने दिया था, द्विघटक इन्होंने जीएस बताए थे, जनरल और स्पेशल। बुद्धि क्या होती है, सामान्य और विशिष्ट तत्वों का मिश्रण होती है, ये बताया था स्पीयरमैन ने। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, गिलफोर्ड महोदय ने दिया था, याद कर लो। बिने साइमन मुख्यतः किससे संबंधित है, बिने साइमन मुख्यतः बुद्धि से संबंधित है, बुद्धि से। एक कारक सिद्धांत बिने ने दिया था। ठीक है, साइकोलॉजी में साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा होता है। साइकोलॉजी 2 यूनानी अथवा लैटिन शब्दों से मिलकर बना, साइकी धन लोगोस, तो साइकी का अर्थ आत्मा होता है जबकि लोगोस का अर्थ क्या होता है, अध्ययन होता है। मनोविज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो ये रोडोल्फ गोल्कोय ने किया था। ठीक है, 15वीं सदी में। वैधता क्या है, ये आपके परीक्षण होते हैं, उनकी कुछ चीजें होती हैं, हर बार क्वेश्चन आता, वैधता होता, वस्तुनिष्ठता होता, विश्वसनीयता होता है, इस तरीके से। तो जिसके लिए हमने परीक्षण बनाया है उसी के उद्देश्य की पूर्ति करेगा तो वो वैधता है। और विश्वसनीयता क्या होता है वो भी हम बता देते हैं। विश्वसनीयता मतलब परीक्षण कितने भी बार हम वो कर रहे हैं, कितने भी बार उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, उसका रिजल्ट सदैव समान आ रहा, मतलब उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा, ये विश्वसनीयता होता। पूछा जाता वैधता मतलब जिसके लिए हमने परीक्षण बताया उन उद्देश्यों की पूर्ति कर रहा, तो ये वैधता कहलाता।
और विश्वसनीयता, बार बार प्रयोग वो आंसर ढूंढ रहे हैं, एक ही समान आंसर आ रहा है, ये विश्वसनीयता है। ठीक है, परीक्षण कैसा होना चाहिए, वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। ये वस्तुनिष्ठ क्या होता, आगे बताएंगे हम परीक्षण वाले में, यहाँ से क्वेश्चन आता है इतना पता हमें। वैधता और विश्वसनीयता ये दो बता दिए, यहीं से आ जाएगा। नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या है, समस्या अथवा कमजोरियों की पहचान करना, ये नैदानिक परीक्षण है। अब देखो क्या क्या होता है, एक होता है नैदानिक परीक्षण, एक होता है उपचारात्मक परीक्षण। उपचारात्मक परीक्षण को हम रेमेडियल टीचिंग बोलते हैं, रेमेडियल टीचिंग। ठीक है, और नैदानिक परीक्षण को इंग्लिश में हम डायग्नोस्टिक टीचिंग बोलते हैं, डायग्नोस्टिक टीचिंग। ठीक है, डायग्नोस्टिक टीचर। नैदानिक परीक्षण में हम क्या करते हैं, जो समस्याएं आ रही हैं उनकी कमजोरियों का पता लगाते हैं, फिर उसके बाद पहले नैदानिक परीक्षण कर लिया, मतलब निदान डायग्नोस्ट कर लिया समस्या को, फिर समस्या को दूर करेंगे कब, उपचारात्मक शिक्षण करेंगे, रेमेडियल टीचिंग करेंगे वहां पर। तो पहले नैदानिक परीक्षण करते हैं, उसके बाद उपचारात्मक शिक्षण से उस कमी को दूर करते हैं। तो नैदानिक परीक्षण का क्या मतलब होता है, समस्या अथवा कमजोरी की पहचान करना। तो मैं ऐसे समझता हूं कि अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा। आप लोगों को ये टीचिंग तरीका कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं। उपचारात्मक शिक्षण किसके बाद अधिक उपयोगी होता, तो उपचारात्मक शिक्षण नैदानिक परीक्षण के बाद ही तो रहेगा दोस्तों। उपचारात्मक मतलब रेमेडियल टीचिंग, नैदानिक मतलब डायग्नोस्टिक टीचिंग। तो पहले निदान करेंगे, हम समस्या ढूंढेंगे, फिर हम उसका उपचार कर देंगे, खत्म बात। माइक्रो टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, शिक्षण कौशलों का अभ्यास व सुधार कार्य करना माइक्रो टीचिंग कहलाता। बाकी माइक्रो टीचिंग चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन यूपी टेट में आता है, हम पढ़ाएंगे। सीसीई का मूल विचार क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मतलब मूल्यांकन कैसे होता रहना चाहिए, सतत होना चाहिए, रहना चाहिए। ऐसा नहीं एक साल में आ रहा, नहीं, मूल्यांकन सतत होना चाहिए, एक महीने में होना चाहिए, एक हफ्ते में होना चाहिए। और व्यापक मूल्यांकन का अर्थ होता है व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मूल्यांकन। ठीक, आगे इसका एक पूरा चैप्टर है, वो हम पढ़ाएंगे मूल्यांकन वाला। क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ से एवोल्यूशन से। स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कथन किसका है, स्मृति और विस्मृति से क्वेश्चन आता है। ठीक है, वुडवर्थ का कथन है। आगे देखते हैं, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, ये किसका कथन है, संवेग को इंग्लिश में इमोशन बोलते हैं, तो ये भी वुडवर्थ का कथन है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा, ये किसका कथन, वुडवर्थ का। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधगम है, ये किसका कथन है, ये अधगम से संबंधित गिलफोर्ड की परिभाषा, और ये कई बार पूछे जा चुकी है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान होता है। क्या, मन का विज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है, विलियम वुंट है, शुरू में ही बता देता है। विलियम वुंट ने 1879 ईस्वी में जर्मनी में लिप्जिग में पहली प्रयोगशाला खोली मनोविज्ञान की, इसलिए इन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक कहते हैं, वुंट को। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के जनक कौन है, थॉर्नडाइक है, कई बार बता चुके हैं आज ही। सामान्य व विशिष्ट तत्वों का सिद्धांत किसने दिया, स्पीयरमैन ने दिया। सामान्य को हम जनरल बोलते हैं और विशिष्ट को स्पेशल बोलते हैं। तो जीएस थ्योरी किसने दी थी, मैंने पहले ही बताया, स्पीयरमैन ने दी थी। एक मिनट, आगे देखते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये बाटसन कहते हैं। मनोविज्ञान व्यवहार का, व्यवहार शब्द जहाँ पे आएगा बाटसन जरूर आएगा। बाकी बाटसन ये भी कहते हैं, हमें एक बालक दे दो, मैं उसे चोर डकैत वकील जो कुछ बनाना चाहूँ वो बना सकता हूँ। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विद्रोह की अवस्था, ये स्टैनले हॉल का कथन है, ये कई बार पूछा जा चुका है। एडोलसेंस इनकी पुस्तक का नाम है, स्टैनले हॉल की पुस्तक का नाम क्या है, एडोलसेंस, और एडोलसेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, किशोरावस्था बोलते हैं। विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता व नवीन योग्यता प्रस्फुटित होती हैं, ये कथन किसका, हार्लॉक का है। और ये क्वेश्चन आपने डीएलएड या बीएड में जरूर पढ़ा होगा, गारंटी, अगर पढ़ाई करी है। बाकी नकल से पास हुए तो नहीं पढ़ा होगा, मैं मानता हूँ। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, क्योंकि ये सब चीजें हमने पढ़ी हैं डीएलएड में। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये स्किनर का कथन है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आ जाएगा। महात्मा गांधी द्वारा चलाई गई शिक्षा की प्रणाली क्या थी, तो महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा प्रणाली दी थी। और महात्मा गांधी जी ने यह भी कहा था, बालक की जो शिक्षा का माध्यम होना चाहिए वो उसकी मातृभाषा होनी चाहिए, मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। और इतने साल हो गए, 70 साल 80 साल हो गए इस बात को कहे हुए, अब हम लोगों को ये समझ में आया कि हाँ, बालकों को मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। और एनसीएफ 2005 जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है, वो भी कहता बालकों की शिक्षा जो है मातृभाषा में होनी चाहिए। बाकी आप लोग एनसीएफ और जो आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ये 2020 वाली, इसको जरूर पढ़ के जाना, हम ही पढ़ाएंगे, आपको टेंशन मत लेना। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इस बार यूपी टेट का एग्जाम नया शिक्षा सेवा चयन आयोग करा रहा है, तो वो हो सकता है अपने सिलेबस में थोड़ी सी परिवर्तन कर दे। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था, वैदिक काल में किया जाता था। सामान्यतः 8 वर्ष की अवस्था में उपनयन संस्कार होता था और बालक की शिक्षा प्रारंभ हो जाती थी। और जब शिक्षा खत्म होती थी तो आपका ये समावर्तन संस्कार होता था, समावर्तन संस्कार। ठीक है, बाकी बौद्ध लोग हैं ना, वो प्रवज्जा संस्कार करते थे, उपसंपदा संस्कार शिक्षा खत्म होने पे करते थे, ये हम सब आपको पढ़ाएंगे। असामान्य मनोविज्ञान के आधुनिक युग के जनक कौन है, ये सिगमंड फ्रायड हैं। इन्होंने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया था और इन्होंने ईगो सुपर ईगो बताया था।
और जो कुछ भी है वो सब हम बताएंगे, 5 अवस्था बताएंगे, रेखीय, गुदी वगैरह वो सब बताएंगे थ्योरी क्लास में। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इस पुस्तक के लेखक जॉन डीवी हैं, याद कर लो। एमिल पुस्तक के लेखक रूसो हैं। आ सकता है शिक्षा को 2 ध्रुवीय प्रक्रिया जॉन एडम्स से बताया। 2 ध्रुव कौन से हैं? एक विद्यार्थी है और एक आपका टीचर है, ये 2 ध्रुव जॉन एडम्स से बनता है। जबकि आपके जॉन डीवी, चलो आगे बताएंगे। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल ये कौन करा? वैलेंटाइन महोदय कर रहे हैं, ठीक है। तो अवस्थाओं से जो प्रमुख सिद्धांत है वो आगे हम आपको बताएंगे। शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल वैलेंटाइन का। भाषा विकास संबंधी सिद्धांत न्यूआम चोम्स्की ने दिया था, ये सीटेट में आता है। तो आपको ये 100 क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। ये आपके कंप्लीट 100 क्वेश्चन हो जाते हैं, 50 ये 100। और आप यकीन मानो, आपने अगर ये वीडियो देखा तो 1000 से ज़्यादा क्वेश्चन कंप्लीट हो गए होंगे। अगर आप इसी तरीके से 10 दिन हमारे साथ टिक जाएंगे तो सीडीपी, हिंदी, संस्कृत, ईवीएस चारों चीज़ें खत्म हो जाएंगे। बाकी इतना ही कहना चाहेंगे कि अभी तक तो आप भटकते रहे, अब मत भटकना। सिर्फ 200 रुपये में आपको ये सभी नोट्स मिल रहे हैं, 82, 77, 33, 59, 92। तो आप सब लोग ले लो। और कंप्लीट यूपीटेट के नोट्स भी इस तरीके के कंप्लीट यूपीटेट नोट्स आपको मिल जाएंगे सब, तो आप जरूर ले सकते हो। और ये चीज़ें आपकी सुपर टेट में भी काम आएंगी। और ये सभी चार्ट भी मिल जाएंगे। मेरी कोशिश ऐसी है कि 100 चार्ट बना दिए जाए, लेकिन गारंटी नहीं ले सकता। 50 हो जाए, 60 हो जाए, 70, 80 कितने भी हो सकते हैं। आपके लिए दिन रात मेहनत हो रही है, ऐसे समझ लो 4 से 5 घंटे सो रहे हैं। और इसी क्रम में थोड़ी सी तबीयत भी गड़बड़ हो गई, लेकिन आपके लिए मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप लोग क्या करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करके दोस्तों तक शेयर कर दो, खत्म बात। ज़्यादा तो कहते नहीं है। बाकी अगला वीडियो बहुत जल्द आ रहा है, आप उसको जरूर देखना।